सुप्रभात छात्रों। आज कक्षा 9वीं विषय हिंदी में हम एक नई कविता सीखने वाले हैं। ये बहुत ही सुंदर कविता है यहाँ पे, और उसका जो भाव है या आपको देने की कोशिश, जो सीख देने की कोशिश यहाँ पे कवि ने की है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए हम आज पढ़ते हैं पाठ नंबर 11, निर्माणों के पावन युग में। इसके कवि है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। बहुत बड़े कवि हैं, एक बहुत बड़ा और उम्दा व्यक्तित्व है। अभी उनके बारे में क्या बताएं, शब्द कम पड़ जाएंगे, फिर भी हम लोग उनके बारे में अल्प परिचय देखेंगे। 25 दिसंबर जन्म 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश। परिचय: अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, प्रखर वक्ता और पत्रकार भी है। यानी ये जो शख्स है, ये बहुत बड़ी शख्सियत है। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री है, एक प्रखर वक्ता है और एक अच्छे कवि भी है। ठीक है, आगे देखिए। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण है। प्रमुख कृतियां: मेरी 51 कविताएं, कविता संग्रह, कुछ लेख, कुछ भाषण, उसके बाद बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, गद्य रचनाएं आदि। अभी यही उनका परिचय नहीं है, इनके बारे में हम अभी, ये तो पाठ्यपुस्तक में लिखा है, लेकिन उनके बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पे बताने लायक है। बहुत सारी बातें। वाजपेयी जी का व्यक्तित्व जितना बड़ा है, उतना ही उनका देशवासी के लिए योगदान भी बहुत बड़ा है। तो हम यहाँ पे कुछ और यहाँ पे देखेंगे कि ब्रजभाषा व खड़ी बोली में काव्य रचना इनकी प्रमुख विशेषता है। ठीक है, और ये क्यों इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ये समझिए आप लोग। उनको पुरस्कार प्राप्त हुए, कौन सा? पद्म विभूषण, लोकमान्य तिलक पुरस्कार, उसके बाद भारत रत्न पुरस्कार से भी उन्हें पुरस्कृत किया गया है। यानी ये भारत के एक रत्न हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो उनकी इस कविता के माध्यम से हम 9वीं के बच्चों को या छात्रों को समझाना चाहते हैं, छात्र छात्राओं को, कि चरित्र क्या होता है। अभी इस कविता के संबंध में थोड़ी जानकारी लेंगे। यहाँ पे कविता रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। उसके बाद इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण उत्थान करने के साथ साथ ही चरित्र निर्माण करने का विशेष महत्व दिया है। अब ये चरित्र क्या होता है? क्या होता है चरित्र? पहले हम वाजपेयी जी से सुनेंगे कि चरित्र क्या होता है, उनका चरित्र मतलब क्या है। चरित्र के बारे में अधिक तो हमसे यही जानते हैं। तो चरित्र मतलब क्या है, चरित्र निर्माण क्या होता है, कैसे करेंगे हम लोग, इस सब के बारे में हम लोग ये कविता के माध्यम से अधिक जानकारी लेंगे, निर्माणों के पावन युग में। ठीक है, तो चलिए हम और आप शुरू करते हैं इस कविता को। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। क्या लिखा है यहाँ पे? निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में हम वसुधा का कल्याण न भूले। यहाँ पे कवि हमसे कहना चाहते हैं कि कवि कहते हैं कि आज का युग विज्ञान एवं तकनीकी युग है। विज्ञान और तकनीक के इस युग में नई नई खोज हो रही है, नई नई चीजें यहाँ पे लोग खोज रहे हैं, ला रहे हैं, अपने समाज में ला रहे हैं। नए नए आविष्कार हो रहे हैं। आविष्कार जैसे हम और आप अभी इस माध्यम से बात कर रहे हैं, ये एक नया आविष्कार है। स्कूल बंद है, रास्ते बंद है, सब कुछ बंद है, लेकिन फिर भी यहाँ पे शिक्षा का, ज्ञान दान का कार्य संपन्न हो रहा है। ये एक आविष्कार है कि नहीं? आप अपने घरों से मुझे सुन रहे हैं, मैं अपने स्कूल से आपको सिखा रहा हूँ। माध्यम कौन सा है? इस इंटरनेट का, अंतर्जाल का और मोबाइल के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं। ये एक नई तकनीक है, एक नया आविष्कार है। जैसे जैसे इंसान की जरूरतें बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आविष्कार यहाँ पे बढ़ते जाएंगे। आविष्कार यानी आज इंसान ने चांद पे कदम रख दिया है, लेकिन आज नहीं, बहुत पहले ही लग दिया है, लेकिन आज चांद के बारे में अधिक जानकारी या सौर मंडल में जितने भी ग्रह है उसके बारे में अधिक जानकारी इंसान हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जो हमसे लाखों करोड़ों मील दूर है। फिर भी इंसान वहां पे जाके आ रहा है, वहां की तस्वीरें ले रहा है, उसके बारे में अध्ययन कर रहा है। यानी ये बहुत बड़ा आविष्कार ही कहलाएंगे। तो यहाँ पे निर्माणों का युग है, यानी आविष्कारों का युग है। ठीक है, तो कवि आगे कहते हैं कि इस नए नए आविष्कार हो रहे हैं, व्यक्ति का भौतिक विकास हो रहा है। भौतिक विकास मतलब जो भी चीजें हमें आसानी से मिलती हैं, मतलब क्या होता है? सांसारिक सुख। भौतिक मतलब सांसारिक सुख, भौतिक, भौतिकता यानी सांसारिकता। भौतिकता यानी
सांसारिकता, भौतिकता मतलब सांसारिकता यानी सब कुछ एकदम इजीली अवेलेबल होना या सब कुछ आसानी से मिल जाना, हर किसी चीज में सुविधा प्राप्त होना, भौतिकता है कि नहीं। अगर मुझे कहीं जाना है और आना है तो मैं गाड़ी का इस्तेमाल करूंगा, तो मुझे चलना है नहीं होगा। ये एक भौतिकता है, सांसारिकता, एक सुख है। उसका आविष्कार यहाँ पे नए नए जन्म ले रहा है, उनका विकास हो रहा है। ऐसे में व्यक्ति को अपना चरित्र निर्माण पर भी बल देना चाहिए। व्यक्ति को ऐसे में क्या करना चाहिए, अपने चरित्र निर्माण पर भी ध्यान देना चाहिए, उसका भी क्या करना चाहिए, उस पर भी बल देना चाहिए, चरित्र निर्माण पे भी बल देना चाहिए। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग कर मानव जाति के कल्याण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अपने व्यक्तिगत सुखों का त्याग करके मानव जाति के कल्याण के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे ऐसे उच्च विचार हमें यहाँ पे कौन दे रहा है, श्री अटल बिहारी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी दे रहे हैं। सुंदर कविता है और पहले ही वाक्य में आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो कवि की सशक्तता है आपके सम्मुख उस बात को रखने की, वो काफी काबिले तारीफ है। हर शब्द यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है और एकदम क्या बोल सकते हैं हम लोग, जैसे एक आध मुकुट है उसमें हीरे जैसा हर एक शब्द यहाँ पे लिखा गया है जो आपको मार्मिकता समझाता है, तो आपको एक अच्छी सीख देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। माना अगम अगाध सिंधु है, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। यहाँ पे अगली पंक्तियां जो यहाँ पे भारत रत्न वाजपेयी जी ने हमें दी है, माना अगम अगाध सिंधु है। कवि कहते हैं कि माना कि समुद्र, सिंधु यानी समुद्र, सिंधु समुद्र, सिंधु यानी सागर या समुद्र, माना कि सिंधु समुद्र अगाध है, उसका कोई पार नहीं है, यानी कोई उसके पार नहीं जा सकता है, इतना बड़ा ये समुद्र है। क्या है, समुद्र है। इसी तरह मानव जाति में जब हम जिंदा रहते हैं, हम अपनी जिंदगी बिताते हैं, हमारे संघर्ष भी वैसे ही है, हमारी समस्याएं भी वैसी ही है। कैसी है, इस अथाह सागर की तरह है, वो कभी खत्म नहीं होती है, इस तरह है, उनका कोई अंत नहीं है। इस सागर की तरह ही उनका कोई अंत नहीं है, उन समस्याओं का कोई अंत नहीं है। तो कभी आगे कहते हैं कि फिर भी मनुष्य को संघर्ष करना या संघर्षों का सामना करना चाहिए। मनुष्य को क्या करना चाहिए, इन संघर्षों का, इन समस्याओं का सामना करना चाहिए मनुष्य को। कभी आगे कहते हैं साहसी व्यक्ति संघर्ष रूपी लहरों के बीचों बीच डूबना स्वीकार नहीं है, अर्थात अपना संघर्ष बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। यानी जो साहसी व्यक्ति है, मझधार, यानी जो मझधार होती है, मझधार लहरों के बीचों बीच, मझधार मतलब क्या है कि लहरों के बीचों बीच, यहाँ पे संघर्ष जो है वो लहरों के जैसे आएंगे आपके सामने और आपको दोनों साइड से यानी दोनों तरफ से डुबाने की कोशिश करेंगे। इन लहरों के बीच में आप लोग डूब जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मनुष्य कैसा होना चाहिए, संघर्षशील होना चाहिए। मनुष्य का जो साहस है, जो गुण है मनुष्य का साहस, उस साहस को इस जटिल सागर में, इन लहरों के साथ इस मझधार में डूबना बिल्कुल मुमकिन या उसको तय नहीं है। मनुष्य को, यानी जो साहसी मनुष्य है, जिसके पास साहस है, उसको इस बीच मझधारों में डूबना स्वीकार नहीं है। वो स्वीकार नहीं करना चाहता कि मैं इस मझधारों में या मेरे संघर्ष रूपी लहरों के बीचों बीच डूबना मुझे स्वीकार है, ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहता। अपना संघर्ष बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपना संघर्ष बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पे कवि हमें ठोक के बताते कि नहीं, अपना संघर्ष कभी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति को हमेशा कठिन समस्या सुलझाने के लिए, व्यक्ति को हमेशा ऐसी कठिन समस्याएं सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए, नई खोज करनी चाहिए, नए अनुसंधान यहाँ पे करने की जरूरत होती है उनको, तो वो ही करने चाहिए। यानी ऐसी कठिन समस्याओं में आप लोग कैसे रास्ता निकालेंगे, या बहुत बड़ी लहरें आ गई तो आप लोग अपना रास्ता बदल देंगे, उसको बीच में ही छोड़ देंगे, यू टर्न लेके पीछे चले जाएंगे। ये उस साहस, व्यक्ति में जो साहस होता है उसको स्वीकार नहीं है। बीच मझधार में कोई भी चीज को अधूरा छोड़ना उनको स्वीकार नहीं है। भले ही आपके हाथ पैर दुख रहे हो, अगर आप किसी बड़ी चढ़ाई पे जा रहे हैं या आपकी मंजिल सामने, एक किला है, ऊंचा है, लेकिन उसका रास्ता बहुत कठिन है, बहुत ऊंचाई पे आप लोग चढ़ चुके हैं, बहुत थक गए, बीच में बारिश शुरू हो गई है, पैर फिसल रहे हैं, आप लोग बहुत थकी हुई हालत में हैं, लेकिन ऐसी हालत में आप उस चीज को, यानी उस
मंजिल को पाने बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। उस मंजिल को पाने के लिए आपको संघर्ष करना चाहिए, आपको हर एक नई चीज़ यहाँ पे ढूंढनी चाहिए कि मैं कैसे वहाँ तक जाऊँ। ये यहाँ पे वाजपेयी जी ने हमें बताने की कोशिश की है। ठीक है, आगे चलते हैं। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, हम चरित्र निर्माण न। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार तार के बिना झंकार सुनाई नहीं देती, जैसे कि गिटार वगैरह होता है, तार के बिना झंकार सुनाई नहीं देती। बिना तार के हम लोग कितना भी उस पर कुछ भी बजाए या कुछ भी हाथ बीत पाए पैर मारे, उसमें झंकार नहीं बज सकती। वैसे ही बिना जिस प्रकार बिना तार के झंकार सुनाई नहीं देंगी, उसी प्रकार शील विनय आदर्श व श्रेष्ठता के बिना मनुष्य का चरित्र उज्जवल नहीं बन सकता। किसके बिना? शील विनय आदर्श और श्रेष्ठता के बिना मनुष्य का चरित्र उज्जवल नहीं बन सकता। सच्ची शिक्षा वही है जिसका आधार नैतिकता है। सच्ची शिक्षा क्या है? जिसका आधार नैतिकता है। और यहाँ पे कवि कहते हैं जिसका आधार नैतिकता है, मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे यश ख्याति प्रसिद्धि रूपी उज्जवल चांदनी के गौरवमय प्रकाश में अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य को अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं भूलना चाहिए। अभी अगर आप लोगों ने कुछ अनुसंधान कर लिया, कुछ नई चीज खोज ली, तो आपको बहुत प्रसिद्धि मिलती है। आपने नया अनुसंधान जब आप लोग करते हैं तो क्या होती है? आपकी बहुत प्रसिद्धि होती है, गौरव होता है आपका, आपकी बहुत तारीफ होती है। लेकिन यहाँ पे कवि कहते हैं कि इतनी तारीफ की जो चांदनी है, वो जो प्रकाश है आपकी प्रसिद्धि का, उसमें आप लोग क्या नहीं भूलना चाहिए? अपनी संस्कृति का सम्मान करना ना भूलना चाहिए, है कि नहीं? कवि ने यहाँ पे बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि सच्ची शिक्षा वही होती है जिसमें क्या होती है? नैतिकता का आधार जिसमें होता है। अभी देखिए, आपको एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ कि बंदूक चलाना या युद्ध लड़ना ये एक शिक्षा है। इसे हम लोग एक शिक्षा मान के चलते हैं। ठीक है, एक नया अनुसंधान कि बहुत अच्छा सोल्जर बन गया या एक बहुत अच्छी शिक्षा ली, शस्त्रास्त्र की विद्या ली, पारंगत हो गए, उसमें कमांडो हो गया, बहुत अच्छी शिक्षा ली। लेकिन यहाँ पे अगर उसको नैतिक आधार नहीं है तो उस शिक्षा का कोई महत्व नहीं है। समाज के लिए या इस वसुंधरा के लिए उसका कोई काम नहीं है। जैसे अगर कोई आतंकवादी आगे वाले चौक में खड़ा है, तो वहां पे आतंकवादी खड़ा है, जस्ट इमेजिन आतंकवादी खड़ा है, जस्ट सोचिए आप लोग, आतंकवादी अपनी बंदूक लेके खड़ा है, ग्रेनेड्स बांध के खड़ा है, बम बांध के खड़ा है, कोई वहां से आ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। कोई जा सकता है वहां पे? कोई हिम्मत नहीं करेगा वहां पे जाके उसको बोलने की कौन है तू, या वहां से गुजरने की भी कोशिश नहीं करेंगे। सब लोग अपने अपने रास्ते नाप लेंगे और भागना शुरू कर देंगे, है कि नहीं? लेकिन उसी जगह पे उसी वक्त अगर कोई सोल्जर अपनी गन लेके खड़ा है, वैसे बारूद बांध के बम बांध के खड़ा है, तो आप लोग बहुत आसानी से आ जा सकते हैं वहां पे। ये होता है नैतिकता का आधार। यानी शस्त्र अगर आप लोगों के पास है तो आपको ताकत महसूस होती है, लेकिन वो शस्त्र किसके हाथ में है उसे बोला जाता है नैतिक आधार। उसे क्या बोला जाता है? नैतिक आधार। यानी वो पुलिस वाला या शस्त्रधारी कोई सैनिक वहां पे खड़ा है तो आपको बहुत सिक्योर फील होता है, सिक्योरिटी महसूस होती है, वो होता है नैतिकता का आधार। यानी आप लोग अनुसंधान 1000 कर लीजिए, लेकिन आपकी उस अनुसंधानों में या आपकी उस शिक्षा में किसका आधार होना चाहिए? नैतिकता का आधार होना चाहिए। ठीक है, आगे कवि कहते हैं, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, निर्माणों के पावन युग में चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। बहुत सुंदर वाक्य रचना यहाँ पे कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की है, भारत रत्न है वो। उन्होंने सुंदर कविता ही है और हमें भी हम लोग भी भाग्यशाली समझते हैं खुद को कि ये कविता आपके सम्मुख रखने का भाग्य मुझे मिला। सरस्वती विद्यालय यूनियन हाई स्कूल का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस माध्यम से इन्होंने हमें इस लायक समझा कि ये कविता आपके सम्मुख रख सके। है कि नहीं? भाग्यशाली है हम लोग कि
कि ये आपको इतने सुंदर विचार भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के हम लोग यहाँ पे समझा रहे हैं या सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आगे कवि कहते हैं आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है। यहाँ पे कवि कहते हैं कि निर्माणों के इस पावन युग में मनुष्य नए नए निर्माण कर रहा है। निर्माणों के इस पावन युग में मनुष्य नए नए निर्माण कर रहा है, ऊंची ऊंची इमारतें बना रहा है, रॉकेट बना रहा है, या मोबाइल की नई नई टेक्निकल ला रहा है, सुपर कंप्यूटर बना रहा है, नए नए हथियार बना रहा है, गोला बारूद बना रहा है, मिसाइल्स बना रहा है। ये नए नए अनुसंधान यहाँ पे मनुष्य कर रहा है। ठीक है, परंतु इस नए निर्माणों के साथ साथ हमें अपना चरित्र निर्माण भी करना नहीं भूलना चाहिए। इस युग में लोग स्वार्थी हो गए। अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बातें नहीं भूलनी चाहिए। मनुष्य कैसा हो गया है? मनुष्य यहाँ पे स्वार्थी हो गया है। क्यों स्वार्थी हो गया है यहाँ पे? इसके अनेकों कारण हैं, बहुत कारण है इसके। वो खुद के बारे में ही सोचने लगा है। क्यों सोचने लगा है? क्योंकि समाज में जो मूल्य है, परिवार में जो मूल्य मिलते हैं सीखने के लिए, वो मूल्य अब नहीं मिलते। जैसे हमें गुलजार जी ने बताया था किस कविता में, किताबी कविता में, कि वो मूल्य, वो कदरे, वो मानी आज गिर चुके हैं। यानी वो मूल्य यहाँ पे परिवार में देखने के लिए नहीं मिलते। इसलिए मनुष्य सिर्फ खुद के बारे में ही विचार करता है। भौतिकता यानी सिर्फ खुद के बारे में सोचो और ऐशो आराम की जिंदगी जियो, इस तरह की विचारधारा मनुष्य की बन गई है। लेकिन यहाँ पे कवि कहते हैं कि इस विचारधारा में भी, या ऐसे युग में 2020 ऐसे युग में भी हमें क्या नहीं भूलना चाहिए? अपना चरित्र निर्माण नहीं भूलना चाहिए। अपने चरित्र के बारे में हमेशा सोचना ही चाहिए मनुष्य को। उसको अच्छा और सजग बनाने की हमें हर भरसक कोशिश करनी चाहिए हर वक्त। ठीक है, अपने हित की साधना में आंधी में संस्कार कल्याण नहीं भूलना चाहिए। अभी हित की आंधी कहाँ है? यहाँ पे आंधी कैसी होती है? आंधी तूफान एक बार आते हैं और बहुत सारा नुकसान करके चले जाते हैं। बारिश जो आती है, सावन जो आता है, वो सब जगह पे हरियाली फैलाता है। लेकिन आंधी और तूफान जब आते हैं तो बहुत जगह पे क्या हो जाती है? बर्बादी हो जाती है, नुकसान हो जाता है। वैसी स्वार्थ साधना की इस बात को कवि ने यहाँ पे हमें क्या बताया है? आंधी बताया है, जो नुकसानदायक ही साबित होती है कि नहीं? तो ऐसी आंधी के साथ भी हमें क्या नहीं भूलना चाहिए? अपने संसार की, अपने परिवेश की, अपने समाज की कल्याण की बात नहीं भूलनी चाहिए। आज कोरोना की इस महामारी में आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोग अपने घरों में बंद थे, लॉकडाउन था। उस वक्त, जिस वक्त कोरोना शुरू हुआ था, उस वक्त इतना भय का वातावरण था। लेकिन इस भय के वातावरण में भी लोग अपनी जान जोखिम में डाल के, जो पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, लोगों को घर में बंद करने का या वहाँ पे रहने का, उनको कुछ सामग्री पहुँचाने का काम कर रहे थे। डॉक्टर्स थे, नर्स थे और कचरा उठाने वाले लोग भी थे, जो कोरोना योद्धा बन के हमारे सम्मुख हमारे काम आ रहे थे या सभी समाज के लिए लड़ रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे लोग इसमें शहीद हो गए। आपका काम करते करते देखिए, पगार पाना या पैसा पाना एक हद तक हम लोग सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात अपनी जान पे आ जाती है, फिर भी आप लोग अपना काम नहीं भूलते। वो स्वार्थ साधना को त्याग कर ही करते हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं है, उनके भी घर में बच्चे है, संसार है, लेकिन फिर भी इस हालत में उन लोगों ने जो काम किया था वो होता है चरित्र निर्माण का काम। वो एक अच्छे चरित्र है। यही लोग समाज के रक्षक है, यही लोग समाज के सच में रत्न है कि नहीं? तो यहाँ पे हमारा भी चरित्र ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ पे ये बात पे कवि हमेशा की तरह जोर दे रहे हैं। ठीक है, तो आगे कवि कहते हैं कि मनुष्य नए नए आविष्कार कर रहा है, पर यदि उस आविष्कार में मानवता की भावना नहीं है, शांति की कामना नहीं है, प्राणी मात्र पर उपकार करने का भाव नहीं है, तो वो सभी विज्ञान के आविष्कार क्या है? सृजनहीन है, व्यर्थ है। यहाँ पे विज्ञान के आविष्कार के बारे में कवि कहते हैं कि वो आविष्कार कैसे होने चाहिए कि मनुष्य मात्र पर उपकार करने वाले होने चाहिए। कि जैसे अभी पोखरण में जो अपने भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट लिया था, या अणु बॉम्ब का जो वहाँ पे विस्फोट किया था, क्यों किया था? ताकि हम लोगों को उससे ऊर्जा तैयार करनी थी। भारतवर्ष में आज भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं, पिछड़े हुए गांव है, जहाँ पे बिजली वगैरह नहीं है। उसके लिए अगर आप लोगों ने कुछ दिया, यानी उस एनर्जी से, न्यूक्लियर एनर्जी से हम लोग क्या करना चाहते हैं? भारत क्या करना चाहता है? उसे परमाणु बम नहीं बनाना चाहता है। पाकिस्तान पे एक डालो, चाइना पे एक डालो, ऐसा नहीं बनाना है हम लोगों को। हम लोगों के विचार कैसे है? भारतवर्ष के जो वैज्ञानिक है, जैसे कि अपने एपीजे अब्दुल कलाम जी है और एक भारत रत्न है, उन्होंने वो क्यों तैयार किए थे बम वगैरह? या उस एनर्जी का हम लोग सदुपयोग करना चाहते हैं। उससे मिलने वाली रोशनी, बिजली जो है वो हर गांव में फैलाना चाहते थे। उससे अनेकों चीजें ऐसी बनानी चाहते थे कि मनुष्य का कल्याण हो, हित हो।
ना कि किसी के मन में डर पैदा करने के लिए हम लोगों ने बनाया। ठीक है, यहाँ पे कभी आगे कहते हैं कि उसमें नए जो आप लोग आविष्कार करेंगे उसमें शांति की कामना होनी चाहिए। उसमें क्या कामना होनी चाहिए? शांति की कामना होनी चाहिए। ऐसे कामना सिर्फ भारतवर्ष ही करना चाहता है। अगर कोई पड़ोसी देश है अपना, वो न्यूक्लियर वेपन तैयार करता है और बोलता है हम डाल देंगे, हम आपके ऊपर डाल देंगे, हम आपके ऊपर प्रयोग करेंगे, 10 बार मुंह की खाने के बाद भी कुछ लोग सुधरते नहीं है, यानी उनके पास शांति के लिए अनुसंधान नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ पे अनुसंधान होना चाहिए, शांति के लिए होना चाहिए, मनुष्य जाति पर उपकार के लिए होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कवि कहते हैं। मनुष्य को सांस्कारिक उन्नति के साथ ही अपने जीवन के उत्थान के बारे में नहीं भूलना चाहिए। जीवन की उन्नति तभी संभव है जब मनुष्य के हृदय में प्रेम, मानवता, नैतिकता व शांति का सृजन होगा। हमें अपनी स्वार्थ साधना की आंधी में संसार के कल्याण की बात कभी नहीं भूलनी चाहिए। यहाँ पे कवि ने बहुत सुंदर बात की है। क्या बात की है? कि जीवन की उन्नति तथा तभी संभव है जब मनुष्य के हृदय में प्रेम भावना हो। अभी उन्नति कभी कैसे आप लोग बोलेंगे कि वो तय है या निश्चित है या हो सकती है? जब आपके मन में प्रेम भावना हो। अभी एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि अगर मैं मेरा घर बनाना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे मुझे प्रेम भावना कुछ नहीं है, सिर्फ मैं मेरे लिए घर बनाना चाहता हूँ, तो मेरे घर में कुछ नहीं होगा, सिर्फ 4 दीवारें होगी या जो मेरे उपयोग की चीज़ें हैं वही उपयोग की चीज़ें होगी। लेकिन अगर मेरे मन में प्रेम भावना है, मेरे माता जी के लिए, मेरे पिताजी के लिए, मेरे पत्नी के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरे बेटी के लिए, सबके लिए अगर प्रेम भावना है, तो मेरे घर में उन सभी के लिए क्या क्या आ सकता है नया, इसके बारे में मैं अधिक विचार करूंगा। उनके लिए क्या होगा, मेरे भाई साहब के लिए क्या वहाँ पे आ सकता है, मेरे पिताजी को क्या अच्छा लगता है, वो उसके लिए वो रेलिंग चेयर वगैरह जो होगी वो वहाँ पे आएगा, तो मेरा घर लगेगा, है कि नहीं? तो मेरा घर क्या लगेगा? घर लगेगा। उसमें नए नए आविष्कार मैं करूंगा, नई नई चीजें जब लाऊंगा तो वो घर कहलाएगा, वो घर खिल उठेगा, वो घर जीवंत हो जाएगा और हमें आशीष देगा, हमें खुद में संभालेगा कि नहीं? वो आविष्कार, इस तरह के आविष्कार यहाँ पे कभी आपके सम्मुख रखना चाहते हैं, उसे कहते हैं चरित्र निर्माण। यानी शांति हो, मानव का कल्याण हो और प्रेम भावना हो, नैतिकता हो, इनका सृजन हम लोग अपने दिल से ही कर सकते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे अपनी स्वार्थ साधना में, यानी मैं अगर खुद के बारे में ही सोचूंगा या कोई भी आदमी खुद के बारे में ही सोचेगा, स्वार्थ साधना की आंधी में खो जाएगा, तो वो किसी के बारे में भी नहीं सोचेगा, नैतिकता खो देगा, वहाँ पे अहंकार जन्म लेगा और अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। ठीक है, तो इन अनुसंधानों के युग में हम लोग नए नए निर्माण कर रहे हैं, उसमें चरित्र निर्माण करना ना भूले, ऐसा वाजपेयी जी हमें बार बार समझा रहे, इस कविता के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी चरित्र निर्माण मतलब क्या होता है? चरित्र मतलब क्या होता है? आप लोग कैसे जिंदा है, आप लोग कैसे व्यवहार करते हैं समाज में, अपने घर में। जैसे शेक्सपियर जी ने कहा है कि हम जहाँ जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे अलग अलग किरदार निभाते हैं। अभी मैं इस मंच पे खड़ा हूँ तो यहाँ पे मैं एक शिक्षक के रूप में आपके सम्मुख खड़ा हूँ, ठीक है? जब मैं बाहर जाऊँगा, मेरी गाड़ी लेके बाहर जाऊँगा, तो मैं एक सिटीजन कहलाऊँगा, एक शहरी कहलाऊँगा, एक आम नागरिक कहलाऊँगा, भारतवर्ष का, पुणे शहर का एक नागरिक कहलाऊँगा। जैसे मैं घर पहुँचूँगा, मैं एक बेटा हूँ, मैं एक भाई हूँ, मैं एक पिता हूँ, मैं एक पति हूँ, मैं एक चाचा हूँ, ऐसे अलग वो किरदार यहाँ पे हम लोग निभाते हैं। अभी हर एक किरदार निभाते समय नैतिकता कैसे मुझ में आएगी कि मैं कचरा नहीं करूँगा? जब मैं एक सिटीजन हूँ, पुणे शहर का नागरिक कहलाऊँगा, तो मैं कचरा नहीं फैलाऊँगा, ना किसी को फैलाने दूंगा, ऐसी चीज़ें मैं करूँगा, तो मैं वो किरदार मेरा अच्छे से निभाऊँगा, ठीक है? मेरा चरित्र वहाँ पे उभर के आएगा। ऐसा ही चरित्र हमें आवश्यक है कि नहीं? जब मैं घर पे आऊँगा तो मेरे माता जी और पिताजी के साथ अच्छे से व्यवहार करूँगा, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसके बारे में पूछूंगा, उनकी सेहत का ख्याल रखूँगा, वो कैसे खुश रह सकते हैं उसका मैं क्या करूँगा, एक उदाहरण बनूँगा, उनकी वजह, उनकी खुशी की वजह मैं बनने की कोशिश करूँगा, तो मैं कहलाऊँगा क्या? एक चरित्रपूर्वक आदमी कहलाऊँगा, एक अच्छा बेटा कहलाऊँगा। जब मैं मेरे बेटी के साथ रहूँगा तो मैं उसे अच्छी ही बातें सिखाऊंगा, बुरी बातें नहीं सिखाऊंगा। सपोज एक हम लोगों ने चॉकलेट लिया, बड़ी सी कैडबरी या चॉकलेट ला दिया मैंने और उसको बोला दरवाज़ा बंद करके चुपचाप खा ले, किसी को दो मत। अगर मैं ऐसी चीज़ें उसे सिखाऊंगा तो मैं एक अच्छा पिता नहीं कहलाऊंगा। उसे सिखाएंगे क्या कि जितना भी है, ये घर है, ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, तो इसमें सबको बांट के ही खाना चाहिए। जब हम लोग उसे ऐसे सिखाएंगे वहाँ पे, तो वो बाहर जब स्कूल में जाएगी तब अपना खाना भी सबके साथ शेयर करेगी, बांटेगी। यानी हम लोग अपने यहाँ से, अपने घर से चरित्र निर्माण शुरुआत करेंगे,
तो ही हम लोग एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे, एक अच्छे व्यक्ति कहलाएंगे। यहाँ पे ऐसा संदेश अटल बिहारी वाजपेयी जी हमें देना चाहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं ये कविता आपको समझ में आई होगी। इसका वापस एक बार प्रकट वाचन करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कविता को विराम देंगे। ठीक है, एक बार ठीक से सुन लीजिए, कविता का प्रकट वाचन में करने वाला हूँ। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में हम वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, क्या शिक्षा स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। एक सशक्त और सुंदर कविता यहाँ पे हमें वाजपेयी जी ने यहाँ पे हमें हमारे सम्मुख रखी है। तो ये कविता आशा करते हैं कि आपके समझ में आई होगी। ठीक है, इसके ऊपर जो भी प्रश्न उत्तर है, जो मौलिक सृजन है, यहाँ पे भाषा बिंदु है, इसके बारे में हम लोग अलग वीडियो में अधिक जानकारी लेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस चरित्र के बारे में आप लोग अधिक जानकारी लेंगे। भाषा विषय में ही आपको कैसे जीना है, कैसे बर्ताव होना चाहिए आपका, ये सिर्फ भाषा ही बता सकती है। इसलिए इस भाषा विषय से हम लोग आपके सम्मुख ये अच्छी बातें ला रहे हैं, ताकि आप लोग भी आगे चलकर एक अच्छे शहरी बन सके, अच्छे भारतीय बन सके। ठीक है, और हर एक किरदार जो भी आप लोग निभाएंगे वो अच्छा ही निभाएंगे। ओके, धन्यवाद।